राजस्थान में भजनलाल शर्मा के शपथ ग्रहण के साथ ही 2023 की चुनावी कहानी खत्म हो गई। अब 2024 के लोकसभा चुनाव की बारी है। इसके लिए बीजेपी और इंडिया अलायंस दोनों की तरफ से तैयारियां शुरू हो गई हैं। इंडिया अलायंस मोदी को सत्ता से हटाने की जुगत भिड़ा रहा है, तो बीजेपी इस बार जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। और मेरे पास बीजेपी को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है। यह खबर उसके विरोधियों की टेंशन बढ़ा सकती है। खबर यह है कि बीजेपी ने 2024 की जीत का अचूक फॉर्मूला खोज लिया है। क्या है यह फॉर्मूला, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन कई सवाल हैं। सवाल नंबर 1, आखिर वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके दम पर बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतने की बात कर रही है। दूसरा सवाल, 2024 के लिए बीजेपी के बुलंद हौसलों के पीछे की असली वजह क्या है। इसके पीछे 3 राज्यों में मिली जीत है, पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी है, या कुछ और है। और तीसरा सवाल, बीजेपी का यह फॉर्मूला सिर्फ हिंदी पट्टी में काम करेगा या दक्षिण में भी यह फॉर्मूला जीत दिलाएगा। यह हम आज आपको बताने वाले हैं। हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि बीजेपी का यह विनिंग फॉर्मूला आखिर है क्या। क्योंकि इसी के दम पर बीजेपी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक अब की बार 400 पार के नारा लगा रहे हैं। जाहिर है कि यह टारगेट सिर्फ उत्तर या पूर्वी भारत से हासिल करना मुश्किल है। इसलिए बीजेपी ने दक्षिण के लिए भी फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। एक मत है मोदी जी के साथ, एक मत है मोदी जी की जो स्कीम्स हैं उसके साथ एक मत है। क्योंकि जब लाभकारी स्कीम, वो किसान की जो लाभ है, जहाँ किसान सम्मान निधि है, जहाँ वह जो गैस के सिलेंडर्स जो दिए जा रहे हैं, जहाँ आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो लाभ पहुँचाए जा रहे हैं, वो दक्षिण और उत्तर देखकर नहीं किए जा रहे, तो पूरे भारत के लिए एक जैसे हैं और उसका लाभ हमें खूब अच्छा मिलेगा। तेलंगाना के अंदर चमत्कारी रिजल्ट्स आएंगे, कर्नाटक के अंदर चमत्कारी रिजल्ट्स आएंगे, और इस बार हम लोग तमिलनाडु और केरला के अंदर भी सेंध मारेंगे। बीजेपी की बातों से समझना मुश्किल नहीं है कि अगर पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 400 पार वाला टारगेट सेट किया है, तो इसमें दक्षिण के राज्यों की बड़ी भूमिका रहने वाली है। तभी बीजेपी 400 पार के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए उसने 51% वोट शेयर वाला फॉर्मूला भी तैयार किया है। बीजेपी आलाकमान के नेता और कार्यकर्ताओं से कह दिया है कि पार्टी को हर बूथ पर कम से कम 51% वोट जरूर मिलना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है। बूथ लेवल के कार्यकर्ता ही बीजेपी के वोटर्स को पोलिंग बूथ तक लाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। पार्टी ने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को एक्टिव रखने की जिम्मेदारी इलाके के बड़े नेताओं को सौंपी है। यह वो फॉर्मूला है जो अगर हिट हो गया तो 400 पार वाला टारगेट हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। इस बात का बीजेपी को पूरा भरोसा है। दरअसल बीजेपी ने जीत का यह फॉर्मूला मध्य प्रदेश के चुनाव से निकाला है। वहां पार्टी ने हर बूथ के लिए 51% वोट टारगेट फिक्स किया था कि वहां से 51% वोट हासिल करने हैं। कार्यकर्ताओं ने भी पूरा जोर लगा दिया। पार्टी को इसका जबरदस्त फायदा भी हुआ। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41% वोट मध्य प्रदेश में मिले थे और उसके खाते में 109 सीटें आई थी, जबकि इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंट 48.55% हो गया और उसे 163 सीट मिल गई। यानी सीधे 54 सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को यहां पर हुआ। इसी के बाद बीजेपी के टॉप लीडर्स ने 51% वाला टारगेट और या यूं कहें फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में भी लागू करने का फैसला लिया। बीजेपी को पता है कि अगर यह फॉर्मूला क्लिक कर गया तो जीत हासिल करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसलिए बीजेपी ने अभी से ग्राउंड लेवल के वर्कर्स को एक्टिव भी कर दिया है। लगभग 264 सीटों पर हमने 51% से ज्यादा मत पाए थे। इस बार टारगेट है कि हम 350 सीटों पर हम 51% ज़्यादा मत पाएँ, और उसके लिए हमारा एक पार्टी का अपना संगठनात्मक तरीका है। हमारे यहाँ पन्ना प्रमुख तय होते हैं और पन्ना प्रमुख अभी से ही काम करना शुरू करते हैं और मोदी जी की जो उपलब्धियाँ हैं, जो लाभकारी स्कीम्स हैं, उनको वह
नीचे एक एक व्यक्ति तक लेकर वहाँ पहुँचाने की काम करती हैं। देखिए, बीजेपी इसके जरिए 2 रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहती है। 1984 में कांग्रेस को 404 सीट मिली थी। उतनी सीटें ना तो किसी पार्टी ने पहले जीती थी, ना उसके बाद जीत पाई। दूसरा रिकॉर्ड देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम है। वो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए थे। उनके बाद ये कमाल कोई नहीं कर पाया, लेकिन बीजेपी एक ही चुनाव में ये दोनों रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है और इंडिया अलायंस उसे हर हाल में रोकना चाहता है। इसकी रणनीति बनाने के लिए दोनों तरफ से तैयारियां हो रही हैं। क्या ये तैयारियां हैं, ये भी मैं आपको बताता हूं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 22 और 23 दिसंबर को दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। इसमें पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इंडिया अलायंस भी अपनी 4थी बैठक की डेट रिलीज कर चुका है। यह बैठक दिल्ली में 19 दिसंबर को होने वाली है, यानी यह बीजेपी की बैठक से पहले यह बैठक होगी। लेकिन मुश्किल यह है कि यह इंडिया गठबंधन के घटक दलों में ही हितों के टकराव भी दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी अभी लोग भूले नहीं है। 6 महीने पहले बना ये अलायंस ना प्रधानमंत्री का चेहरा तय कर पाया है और ना ही संयोजक। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी कांग्रेस हीला हवाली करती रही। शायद वो विधानसभा नतीजों का इंतजार कर रही थी। उससे उम्मीद थी कि विधानसभा चुनावों में जीत मिली तो बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है, लेकिन नतीजे खिलाफ चले गए। इसलिए कांग्रेस थोड़े दबाव में जरूर दिख रही है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तमाम एजेंडे, तमाम लक्ष्य और किस तरह से उनको हराया जाएगा, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा, पूरी तरह से मैं समझता हूं कि उसके लिए तैयार है। इन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। पीएम का चेहरा कौन होगा ये सांसद तय करते हैं। सांसद आएंगे, सांसद तय करेंगे कौन पीएम होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो भी प्रधानमंत्री होगा वो इंडिया गठबंधन से होगा। इस बार मोदी सरकार का हारना तय है। कांग्रेस विपक्षी गठबंधन की एकजुटता का संदेश देने की कोशिश कर रही है, लेकिन गठबंधन में खुद उसी की पोजीशन क्लियर नहीं हो रही। 3 राज्यों में हार के बाद जेडीयू, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां उसे ज्यादा भाव देगी ऐसा लगता नहीं है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस जिन राज्यों में कमजोर है, क्या वो वहां अपनी सहयोगी पार्टियों को बिग ब्रदर का दर्जा देने को तैयार होगी? यह सवाल भी है। यूपी, बिहार और बंगाल, ये तीनों राज्यों में कांग्रेस संगठन बहुत कमजोर है। इसलिए यहाँ पे कांग्रेस को जो क्षेत्रीय दल है तीनों राज्यों में, उसके ऊपर ही निर्भर करना पड़ेगा। उसका जूनियर का पार्टनर के रूप में ही उनको गठबंधन स्वीकार करना पड़ेगा। अगर इसमें वो दादागिरी दिखाएंगे तो निश्चित तौर पे ये मोर्चा नहीं बन पाएगा। अगर मोर्चा नहीं बन पाया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी आसान हो जाएगा चुनाव जीतने के लिए। अब कांग्रेस को यह तो मानकर चलना होगा कि उसके पास ज्यादा विकल्प बचे नहीं हैं। तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में मिली जीत उसके कार्यकर्ताओं का हौसला थोड़ा जरूर बढ़ाया, लेकिन हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों की हार ने इस बार पानी फेर दिया। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि इसी हिंदी पट्टी में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें भी हैं। इसी वजह से इंडिया ब्लॉक के सहयोगी दलों का भी कांग्रेस पर भरोसा थोड़ा हिला हुआ दिखाई दे रहा है। उन्हें लग रहा है कि 2024 में मोदी को हराना बीजेपी के लिए, अगर कांग्रेस के लिए मुश्किल होगा, इसकी वजह भी है, वो मैं आपको बताता हूं। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन गया था, लेकिन अब इसका ज्यादा असर नहीं दिखता। कांग्रेस ने जाति जनगणना वाले मुद्दे को भुनाना चाहा, लेकिन वो फेल हो चुका है। देश भर में करीब 200 सीटें ऐसी हैं जहां मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन पलड़ा बीजेपी का भारी दिखाई देता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 65 लोकसभा सीट हैं, जिनमें से 61 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त है। और वैसे भी 2024 में उसका मुकाबला मोदी से है, जिनकी अगुवाई में बीजेपी उसे 2 बार परास्त कर चुकी है। यही वजह है कि कांग्रेस के सामने चुनौतियों का पहाड़ दिखाई देता है, जबकि बीजेपी उत्साह से लबरेज नजर आती है।
राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जीत ने उन लोगों को गलत साबित कर दिया जो मोदी मैजिक के कमजोर पड़ने की बातें कर रहे थे। हालांकि राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन फिलहाल तो इंडिया ब्लॉक खासकर कांग्रेस के लिए 24 का मोर्चा मुश्किल दिखाई देता है। यह तो बात हुई 2023 के बाद 2024 की तैयारी की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।